नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम उस राजनीतिक भूकंप की बात करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, एक आम ग्रासरूट कार्यकर्ता से लेकर स्टेट के सबसे बड़े पद तक का इनका सफर सच में किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। आखिर ये सब हुआ कैसे? सोचने वाली बात है कि एक नेता जो कभी अपनी लीडर का सबसे खास आदमी था, उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र था, वो अचानक उनका ही सबसे बड़ा चैलेंजर कैसे बन गया। एक प्रोटोजे का अपने ही मेंटर के खिलाफ खड़ा होना और उन्हें कड़ी टक्कर देना, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये स्ट्रैटेजी, रीजनल इन्फ्लुएंस और आइडियोलॉजी में आए शिफ्ट का एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी है। इस पूरी कहानी को हम कुछ कड़ियों में समझेंगे। सबसे पहले द अल्टीमेट जायंट स्लेयर, फिर ओरिजिन्स एंड नंदीग्राम मूवमेंट, तीसरा द इंटरनल टीएमसी फ्रैक्चर, चौथा राइज ऑफ द चैलेंजर, पांचवा स्कैम्स, स्टिंग्स एंड कंट्रोवर्सीज, और आखिर में द रोड अहेड एज सीएम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द अल्टीमेट जायंट स्लेयर, और बात करते हैं उस ऐतिहासिक 2026 की जीत की। मई 2026 वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुभेंदु अधिकारी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को न सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड नंदीग्राम में 9,665 वोटों से हराया, बल्कि उनके सबसे सुरक्षित किले भवानीपुर में भी सेंध लगा दी, और वो भी 15,000 से ज्यादा वोटों के मैसिव मार्जिन से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपसेट था। लेकिन यहां तक पहुंचने की कहानी कहां से शुरू हुई, आइए देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट, ओरिजिन्स एंड नंदीग्राम मूवमेंट। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि इस जीत की नींव काफी पहले रखी जा चुकी थी। पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में उनके पिता शिशिर अधिकारी का बड़ा नाम रहा है। शुभेंदु का अपना सफर 1995 में कांग्रेस के खांती काउंसलर बनने से शुरू हुआ। फिर 1999 में वो टीएमसी में आए, 2007 में नंदीग्राम आंदोलन लीड किया और आखिरकार 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दरअसल 2007 का नंदीग्राम आंदोलन था। उस वक्त लेफ्ट सरकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन चल रहा था। शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी को लीड किया और ये मूवमेंट इतना पावरफुल साबित हुआ कि इसने 34 साल से चली आ रही लेफ्ट सरकार को हिलाकर रख दिया और टीएमसी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचा दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द इंटरनल टीएमसी फ्रैक्चर। आखिर टीएमसी और शुभेंदु के बीच दरार आई कैसे? दरअसल पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में इतना बड़ा रोल प्ले करने के बावजूद उनका टीएमसी लीडरशिप के साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। ये फ्रिक्शन 2011 के आसपास बढ़ा जब अभिषेक बैनर्जी का पार्टी में कद बढ़ाया गया। शुभेंदु ने खुलेआम कहा कि उन्हें एक वॉरियर की तरह नहीं, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन तब और बढ़ गई जब 2019 पोल्स के बाद उनका ऑब्जर्वर पोस्ट ही खत्म कर दिया गया। इसका डायरेक्ट रिजल्ट था दिसंबर 2020 में उनका इस्तीफा। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, राइज ऑफ द चैलेंजर। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुभेंदु ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने एक नारा दिया, अमी एखनकार छाले, मतलब मैं यहाँ की मिट्टी का बेटा हूँ। एक तरफ उन्होंने खुद को ग्राउंड लेवल का मास लीडर स्थापित किया और दूसरी तरफ बंगाल में हिंदुत्व के एक आक्रामक और पोलराइजिंग मैस्कॉट के रूप में अपनी छवि बदल ली। अपने इस नए आक्रामक रूप में उन्होंने इमिग्रेशन और सीएए पर एक बेहद सख्त रुख अपनाया। उनका सीधा आरोप था कि पिछली सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण दी है, और तो और उन्होंने पब्लिक में ये दावा किया कि राज्य की वोटर लिस्ट में करीब 90 लाख, जी हां 90 लाख फर्जी वोटर शामिल हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते इस राजनीतिक ग्राफ में कुछ काले बादल भी हैं। आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट, स्कैम्स, स्टिंग्स एंड कंट्रोवर्सीज। सत्ता के इस शिखर तक पहुंचने का ये रास्ता कानूनी और नैतिक विवादों से अछूता नहीं रहा है। अगर हम उनके अपने 2026 के इलेक्शन एफिडेविट की पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स देखें तो पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी पर फिलहाल 29 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। ये सारी जानकारी इन ऑफिशियल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है, जिसमें कई शिकायतें और स्पेशल केसेस शामिल हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से काफ़ी केसेस उनके टीएमसी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के ठीक बाद दर्ज किए गए थे। हम यहाँ ऑफिशियली दर्ज फैक्ट्स को बिना किसी का पक्ष लिए न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा उनका नाम सराधा और नानदा जैसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों की जांच से भी जुड़ा रहा है। 2014 में तो सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी।
ऐसे में उनके आलोचक और मैथ्यू सैमुअल जैसे लोग सार्वजनिक तौर पर यह सवाल उठाते आए हैं कि जब टीएमसी के बाकी मंत्रियों को अरेस्ट किया गया था तब अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब इन सब विवादों और चुनावी गर्मागर्मी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी सेक्शन, द रोड अहेड एज सीएम। एक डबल इंजन सरकार का नेतृत्व करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे अहम है एक डीपली पोलराइज स्टेट में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, चुनाव के बाद होने वाली पॉलिटिकल वायलेंस को रोकना, स्टेट में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिवर्स करके नई जॉब्स क्रिएट करना और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को स्टेट में सक्सेसफुली लागू करना। तो आखिर में ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या सिस्टम को कड़ी चुनौती देने वाला ये नेता अब उसी सिस्टम को बेहतर तरीके से चला पाएगा जिसे बनाने में कभी उसने खुद मदद की थी? बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री की असली परीक्षा अब किसी चुनावी मैदान में नहीं बल्कि कुशल प्रशासन में होगी। उनकी जमीनी योद्धा वाली इमेज एक स्टेबलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बदलती है, ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।